नमस्ते प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और इस नए साल में आप लोग अपनी तैयारी को नए जोश, नए उमंग के साथ और मजबूत कर रहे होंगे। हमने कक्षा 5वीं के एक-एक पाठ को पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम जो है कक्षा 5वीं का नेक्स्ट जो लेसन है वो है नदी का सफ़र। इसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 5वीं का है, रिमझिम का लेसन है नदी का सफ़र। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं कुछ जानना चाहूँगा कि क्या आपने कभी नदी अपने आस-पास में कोई छोटी-बड़ी नदी देखी है? शायद सबने नदी को देखा होगा और नदी को देखकर आपके मन में कुछ प्रश्न भी आए होंगे कि यह नदी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पर यह ख़त्म होगी और क्या यह नदी सिर्फ अकेली ही बह रही है या फिर इस नदी में दूसरी छोटी-बड़ी नदियों का पानी भी आता है? तो इस तरीके के ढेर सारे प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो हम इस लेसन के माध्यम से हम उन सभी जो प्रश्नों के उत्तर ढूँढने का प्रयास करेंगे। तो आज जो लेसन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य है आज का, क्या सीखेंगे हम इसमें? आज हम पाठ को पढ़कर समझने में समर्थ होंगे कि पाठ में जो-जो दिया गया है, हमारा टारगेट रहेगा कि जब लेसन्स जब पढ़ लेंगे सारा, तो हमें पूरा पाठ समझ आ जाएगा, पढ़ने के बाद समझ आएगा। और दूसरा है कि क्या जानेंगे कि नदी की जीवन यात्रा। नदी की जीवन यात्रा का मतलब है कि नदी कहाँ से शुरू होती है, कैसे-कैसे आगे बढ़ती है और वो समुद्र में जाने तक का सफ़र किस तरीके से तय करती है, तो उस सभी के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। शुरुआत होगी इस छोटी-सी वीडियो से। आप वीडियो देखिए। आप सभी ने देखा वीडियो में कि किस तरीके से एक नदी शुरुआत में पहाड़ों से निकलते हुए ग्लेशियर से जो पानी रिसता है, उससे नदी का जन्म हुआ और उसके बाद वो नदी अनेक पहाड़ों को, पर्वतों को पार करते हुए जो है झीलों, झरनों के माध्यम से गुजरते हुए वो अंत में एक बड़े से विशाल समुद्र में, सागर में मिल गई। और इस तरीके से इस छोटी-सी वीडियो में पूरी की पूरी जो नदी की जीवन यात्रा है, उसके बारे में दिखाने का प्रयास किया है। ये आप अब समझ गए होंगे कि हम किस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए वीडियो हमने देख ली है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अब हम जो है पाठ को शुरू करते हैं। पाठ में क्या दिया गया है? किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। अब एक शब्द आया है हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ के पिघलने से आता है। प्यारे बच्चों, यदि हम देखेंगे कि जो बड़ी नदियाँ होती हैं, वो जैसे चित्र में दिया गया है कि वो ऐसे घूम-घाम कर पहाड़ों से होती हुई आती है। नदियों की जो वास्तविक शुरुआत होती है, वो पहाड़ों से ही होती है। पहाड़ों पर ग्लेशियर जमा रहता है और वो ग्लेशियर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पिघलता रहता है और वही पिघलने से पानी बनेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से छोटी-छोटी धाराओं में बहते हुए एक बड़ी धारा में मिल जाएँगे और वहीं से ही नदी की जीवन यात्रा शुरू हो जाएगी। तो पहली लाइन में बताया गया है कि नदी की जो शुरुआत है, वो ऊँचे स्थानों से, पहाड़ों से होती है, बहुत ही ऊँचाई वाले पहाड़ों से। नदी में पानी जो आएगा वो झरनों से, झीलों से या फिर हम देखते हैं जब बारिश होती है तो नदियाँ भर जाती हैं या फिर जो एक अन्य तरीका है नदियों में पानी का वो है बर्फ के पिघलने से। अब देखिए आगे क्या लिखा है,
कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। छोटी छोटी धाराओं के मिलने से एक बड़ी नदी बनती है और फिर वो बड़ी नदी आगे जाकर बहती रहती है और उसमें फिर कुछ छोटी छोटी नदियां भी आकर मिल जाती हैं। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। नदी का उद्गम, उद्गम का मतलब होता है कि वो नदी वहाँ से जन्म लेती है। तो इस हिसाब से जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसको हम नदी का स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, उसको हम उद्गम ओरिजिन भी बोलते हैं। अब जो नदी है वहाँ से निकल पड़ी है, पहाड़ों से धीरे धीरे करके नीचे आ रही है और आएगी कैसे? देखो पहाड़ों में देखा होगा आपने, ऐसे पहाड़ बने होते हैं, पहाड़ ऐसे बने होते हैं और यहाँ से नदियाँ वी शेप की घाटियों से होते हुए दो पहाड़ों के बीच से जो पतला सा, जो बिल्कुल पतला सा रास्ता बच जाता है, उसी में से ही नदी बहती हुई जाती है। तो आगे लिखा है पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण, ढाल का मतलब होता है कि जब पहाड़ होते हैं दोनों साइड में वो ढलाव होता है, ढलाव जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर नदी का बहाव भी तेज होगा, जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी बनाती है। अब आप देखेंगे तो ये दोनों पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है ऐसे यहाँ पर वी बन गया है, ऐसे ही यहाँ पर भी वी बन गया, तो ये दोनों जो है वी शेप की घाटियाँ बन जाएंगी। आगे चलते हैं हम। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदियों में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। जो कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं, देखो जैसे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर देखेंगे एक ये नदी है, ये बड़ी नदी है, इधर से एक छोटी नदी आके इसमें मिल गई और ये जो बड़ी नदी है ये इस छोटी नदी के पानी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो इस तरीके से बड़ी नदियों का जन्म होता है। और जो ये छोटे वाली जो नदी है, ध्यान से देखेंगे, ये जो छोटे वाली नदी है ये बड़ी नदी की सहायक नदी है। ये जो है इधर से जो पानी आ रहा है ये सहायक नदी का काम करती है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदी, मतलब सहायक का क्या मतलब, हेल्प करने वाली है ये, सहायक मतलब हेल्पर रिवर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान पाएंगे कि जो छोटी नदियां होती हैं उनको सहायक नदियां भी कहते हैं। अब देखो नदियों में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे वो पहाड़ों से जब आएगी तो उसमें लकड़ियाँ भी होंगी, कुछ और बड़े-बड़े बोल्डर्स पत्थर भी होंगे। उसके अलावा नदियाँ जो है जलीय जीवों का घर भी होती है, तो उसमें छोटी-बड़ी मछलियाँ भी आती हैं और मछुआरे क्या करते हैं, इन्हीं नदियों के किनारे जो है बैठकर मछलियाँ पकड़ते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे जो है मछलियाँ पकड़ते हैं। सैलानी जो होता है, सैलानी बोलते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने जाते हैं पहाड़ों में, ठीक है, वो भी नदियों के किनारे बैठकर क्या नाम लेते हैं, मछली पकड़ना या फिर वहाँ पर कैंपिंग करना, ठीक है, इस तरीके से वो नदी किनारे आनंद लेते हैं। अब आगे है नदी पर्वत, नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और भी तेज हो जाती है। जब नदी के रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आता है या फिर कोई और कोई चीज़ आती है, मान के चलो कोई बड़ा पेड़ गिर गया, बड़े-बड़े बोल्डर्स आ गए, तो जब उनसे टकराएगी नदी तो वो जो है रास्ता बना के निकलेगी पत्थर के आगे से, तो उससे क्या होगा कि नदी का जो वेग है, नदी के पानी की जो गति है, वो और भयानक हो जाएगी, बहुत तेज हो जाती है। इसके बाद है नदी जब ऊंचाई से गिरती है, नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। देखो जैसे ये गिरी हुई है यहाँ से, ये यहाँ से गिर रही है, तो यहाँ नीचे जब गिर रही है तो यहाँ पर इसने जलप्रपात, जलप्रपात मतलब होता है झरना, जलप्रपात का मतलब क्या होता है, झरना, अंग्रेजी भाषा में वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो देखिए नदी किस तरह से अपने जो है जीवन यात्रा में आगे बढ़ रही है। पहाड़ों से निकली, पहाड़ों से निकलने के बाद यहाँ पर समतल मैदान में आई, समतल मैदान से फिर ये थोड़ी ऊंचाई से गिरी, तो ये अपना इसने एक सुंदर से झरने का निर्माण किया है। अब जो है आगे है, पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है और आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि नदियाँ जो हैं जब पहाड़ों से निकलती हैं तो बिल्कुल पतली-पतली होती हैं, लेकिन जब वे मैदानी भाग में आती हैं तो वो बहुत ही विशाल हो जाती हैं। नदियाँ अपने बड़े रूप में आ जाती हैं और एक नदी का रूप ले लेती हैं। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है। आपने भी अपने आसपास कोई नदी देखी होगी तो आपने देखा होगा कितनी चौड़ी नदी होती है, उसमें ढेर सारा पानी
होता है। अब हम चलते हैं आगे। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है। जैसे ये बनाया हुआ, ये बना रखा है, जिसे नदी विसर्प या मियंडर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि विसर्प मतलब इसने शार्प टर्न ले लिया ऐसे करके, सांप की तरह से। आपने देखा होगा सांप ऐसे चलता है, तो नदी भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है। तो वो जो यू टर्न ऐसे करके लेती है तो उसको हम नदी विसर्प कहते हैं। नदी यहाँ पर गहरी और चौड़ी होती है। जो यहाँ पर नदी ने टर्न लिया है, यहाँ पर नदी की जो गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो नदी भी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। अब देखो जैसे चित्र में यहाँ पर एक लड़का इसमें बोटिंग कर रहा है, ये बच्चे यहाँ पर नदी के किनारे खेल रहे हैं। आगे चलते हैं। वह स्थान जहाँ नदी वह स्थान या इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। नदी अपने साथ खूब सारा रेत और मिट्टी भी लाती है। जिनके गांव के आसपास कोई बड़ी सी नदी होगी, उन्होंने देखा होगा कि जो नदी है, नदी के किनारे ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं और जो है रेत भी बहुत ज़्यादा होता है और लोग वहाँ से रेत को खोद कर भी लेके जाते हैं। पत्थरों को भी बड़ी बड़ी मशीनों से उठाया जाता है। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र के किनारे छोड़ देती है। अब नदी देखो समुद्र में मिलने से पहले ही अपनी सारी मिट्टी को धीरे 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 धीरे, जब वो समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है, अपनी सारी मिट्टी को वहीं पर जमा कर देती है। और फिर क्या होता है, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसको नदी का मुहाना कहते हैं, माउथ ऑफ अ रिवर। तो नदी समुद्र में मिलने से पहले अपना सारा मिट्टी, गाद और जो भी रेत होगा वो सारा का सारा जमा कर देगी और धीरे 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 समुद्र में मिलना शुरू कर देगी। और जिस जगह पर वो नदी मिलती है उसको हम नदी का मुहाना बोलते हैं। ये था हमारा लेसन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने पूरा लेसन पढ़ लिया है, छोटा सा ही लेसन था। हमने वीडियो भी आपको दिखाई थी, फिर से एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको ये लेसन और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये शुरुआती पॉइंट है। नदियाँ जो है अब यहाँ से निकल कर जा रही है, पहाड़ों से, जंगलों के रास्ते से बहकर जा रही है। देखिए आप कितनी तेज गति से बह रही है। अभी नदी जो है ऊपर से गिर रही है, पहाड़ के ऊपर से, तो यहाँ नदी ने झरना बनाया है। इसको झरना या जलप्रपात भी कहेंगे। ये छोटा जलप्रपात है, ये भी ऐसे ही है। नदी जो है थोड़े से स्लोप से गिर रही थी तो झरना बना, अब ये अंत में समुद्र में आकर मिल गई है। तो ये थी पूरी जीवन यात्रा। अब इसी के संबंध में जितना पाठ पढ़ा है, हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप अपना अपना उत्तर देंगे। क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है कि नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनता है? सोचिए थोड़ा सा। हमने पाठ पढ़ा है कि जब नदी ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनता है। थोड़ा सा 2 सेकंड का समय लीजिए। यस, आप सभी ने शायद सही सोचा है। तो जब नदी ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। क्या बनता है? जलप्रपात बनता है। सही उत्तर है। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिल जाती है उसे कहते हैं। यस, आप सोचिए थोड़ा सा। हमने अभी भी पढ़ा है कि वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यस, देखो अभी ही पढ़ा है हमने। वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नदी का मुहाना। नदी का मुहाना कहते हैं। यस, सही उत्तर है आप सभी का। आप सभी ने भी सही सोचा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ये था हमारा जो आज का लेसन, बड़ा ही आसान लेसन था। मुझे उम्मीद है कि ये जो पाठ है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नदी के जीवन की यात्रा समझ आई होंगी और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो कक्षा थी आप लोगों के लिए रोमांचित रही होगी और ज्ञानवर्धक भी रही होगी। अब जो है इस कक्षा का जो है
अंतिम समय आ गया है, अंतिम चरण में हम पहुँच गए हैं। तो अब हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ हिंदी के। तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।